हाँ बच्चों, आप लोग सामने मैं एक और फिर से नया चैप्टर लेकर आया हूँ, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन, सही है। इससे पहले मैं आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा चुका हूँ। जो क्लास 11th के बच्चे होंगे उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा पहले आप कॉम्बिनेशन परमुटेशन पढ़िए, उसके बाद बाइनोमियल पढ़िए, और जो ड्रॉप आउट वाले बच्चे हैं वो पहले बाइनोमियल ही पढ़ो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, सही है। क्लियर हो? तो लास्ट टाइम मैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री खत्म किया जो क्लास 12th का टॉपिक था, उसके बाद हम लोग कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन पे पहुंच गए हैं, सही है। तो इस चैप्टर के बारे में मैं आपको बताऊं, ये काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, क्लास 11th का टॉपिक है, जेई के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही मज़ेदार चैप्टर है, सही है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर पूरा लॉजिकल है। मतलब इस चैप्टर में ऐसा नहीं होने वाला है कि बहुत बड़ा कैलकुलेशन आएगा उसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं। चैप्टर में एक बार चीज़ें क्लिक हो जाएंगी तो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लिक नहीं हुआ मतलब पूरा चैप्टर कंसेप्चुअल है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ढंग से नहीं सोच पाए तो दिक्कत जाएगा, समझ गए। और मज़ेदार चैप्टर है। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे टीचर भी इसको ढंग से नहीं पढ़ा पाते, ऐसा नहीं कि मैं अपनी तारीफ़ कर रहा हूँ, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं इस चैप्टर को लेकर। बहुत सारे बच्चों के सामने नाम सुना दो तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन तो डर जाते हैं, सही है। इसका नाम सुन के ही डर पैदा हो जाता है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैप्टर को मैं आपको बहुत आसानी से, है ना, बहुत आसान वे में, बहुत सिंप्लीफाइड वे में आप तक पहुंचाऊं, सही है। तो पहला चीज़ हम लोग बात करते हैं, देखो आप किताब में देखो तो चैप्टर का नाम लिखा जाता है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, मैं उल्टा लिखा हूँ कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। पहला चीज़ तो यहीं से हम लोग, है ना, चीज़ों को बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ेंगे। होता क्या है कि जो भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं, मैक्सिमम टीचर जो स्कूल वाले होते हैं, या फिर मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले परमुटेशन पढ़ाते हैं, उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, कॉम्बिनेशन पढ़ाते हैं। नहीं, हम पहले पढ़ाते हैं क्या, कॉम्बिनेशन, उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, परमुटेशन। क्यों? परमुटेशन का जो जन्म हुआ है ना, वो कहाँ से हुआ है, ये जन्म लिया है यहाँ से। तो भाई जब तक ये बेटा है ये बाप है, जब तक बाप की पूरी हिस्ट्री नहीं जानोगे तो बेटे के बारे में डिटेल कहाँ से निकाल पाओगे उसकी। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब परमुटेशन का देखो, कॉम्बिनेशन का डिफिनेशन होता है सिलेक्शन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन मतलब क्या, सिलेक्शन, सही है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन को अभी क्या बोलेंगे, सिलेक्शन, सही है। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड परमुटेशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। तो ये बताओ कि इसका मतलब होता है सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट, आपको सिलेक्शन करने ही नहीं आता है तो परमुटेशन का, वो तो भाई सिलेक्शन करने ही नहीं आएगा तो परमुटेशन कहाँ से करोगे यार, आप सोच के देखो ना। यानी पहली चीज है कि इसकी डिफिनेशन होती है सर सिलेक्शन एंड क्या, अरेंजमेंट। तो और सिलेक्शन ये होता है कॉम्बिनेशन। तो पहले कायदे से क्या आना चाहिए, कॉम्बिनेशन। और देखो चैप्टर को आपको ढंग से पढ़ना है तो पहले तो आप कॉम्बिनेशन ही पढ़े तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा, सही है यहाँ तक? हाँ सही है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले चीज कॉम्बिनेशन पे। किस पे आते हैं, कॉम्बिनेशन पे, सही है। किस पे आते हैं, कॉम्बिनेशन पे, ठीक है। कॉम्बिनेशन का अगर मैं बिल्कुल आसान भाषा में आपको बताऊं, सिर्फ एक लाइन के वर्ड में, एक लाइन में बताऊं या फिर, है ना, एक सेंटेंस में बताऊं, तो इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, आप क्या कर रहे हो, सिंपल सिलेक्ट कर रहे हो, सिलेक्शन। सिलेक्शन इज कॉल्ड क्या, कॉम्बिनेशन, सही है। अब थोड़ा सा ढंग से इसको देखना शुरू करते हैं, कॉम्बिनेशन को फील करते हैं रियलिस्टिक में होता क्या है। आपको जो इस चैप्टर का बेसिक होता है, बेसिक ऑफ पीएमसी एंड बाइनोमियल, वो शुरू के 3 लेक्चर में बनाकर आपको बाइनोमियल के साथ दे चुका हूँ। यानी कहने का मतलब ये है, अगर कोई बच्चा क्लास 11th का होगा तो वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेगा, या फिर ड्रॉप आउट वाले भी बच्चे होंगे वो यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे। आप बाइनोमियल के शुरू तीनों हेडिंग पे जाइए, तीनों मतलब जो 3 लेक्चर हैं शुरू के बाइनोमियल वाले, सही है, वो कॉम्बिनेशन परमुटेशन में भी काम आएंगे और साथ साथ बाइनोमियल में भी काम आएगा। चैप्टर यहाँ से स्टार्ट नहीं होता है, क्लियर हो? तो अगर आप यहाँ से देखना स्टार्ट किए तो आपको नहीं समझ में आने वाला है कुछ, मैं पहले बोल दे रहा हूँ, है ना। तो प्लीज आपसे ये हमारा रिक्वेस्ट है कि इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एनसीआर के बारे में बहुत अच्छी ज्ञान होनी चाहिए, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ और ढंग से उस पर क्वेश्चन भी करवाया था, ठीक है। 3 लेक्चर लिया था मैं उस पर, तो आप उसको जाकर पहले देखें, उसके बाद इस चैप्टर पर आए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। मैं दोबारा फिर रिपीट कर दूँ कि बिना वो 3 लेक्चर को देखे इस पर नहीं आए
आपके लिए ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। हाँ, जिसको एनसीआर के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जो हाल फिलहाल में बाइनोमियल अगर कोई देखा हो जिसको पूरी जानकारी है वो आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, लेकिन जो क्लास 11 के बच्चे होंगे उनको तो मैं सजेस्ट करूँगा कि पहले आप वहाँ जाइए। फैक्टोरियल का बेसिक बताया हुआ है, एनसीआर का मतलब बताया हुआ है, एनसीआर के बेसिक्स बताए हुए हैं, आप उसको जाइए, उसको पढ़िए, उसके बाद इस पर आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ सर, चलिए तो कॉम्बिनेशन सुन लीजिए मेरी बात। सबसे पहली बात ये हमारी और आपकी बात हो चुकी थी, ये क्या लिखा हुआ एन है ना, सी आर, इसका मतलब क्या होता है, एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ कितना आर, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स, कितने ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन, आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट का सिलेक्शन करोगे, दैट इज कॉल्ड है ना क्या, एनसीआर। सही है, उसको क्या बोला जाएगा, एनसीआर। क्लियर हो, मतलब सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड क्या, एनसीआर। सही है, जैसे मैं आपको बताया था ये बात भी कि एनसीआर का मतलब क्या होता है, फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। थोड़ा थोड़ा मैं आपको याद करवा दे रहा हूँ। सही है, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर ये बात आपको बता दिया गया था पहले। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है ये भी बताया गया है ना। शुरू के 3 लेक्चर जहाँ पे बाइनोमियल का लेक्चर डाला हुआ वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाइए, बाइनोमियल वाले प्लेलिस्ट में, और शुरू के 3 लेक्चर जो हैं उसको आप पहले पढ़ें। सही है, उसके बाद आप इस पे आएँ। और क्लास 11 वाले बच्चों से बार बार हाथ जोड़कर मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप बिना वो 3 लेक्चर देखे यहाँ पे नहीं आए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है, नहीं समझ में आने वाला आपको कुछ। सही है, तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। आर ऑब्जेक्ट आप सिलेक्शन कर रहे हो कितने से, एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट से। सही है, देख लो भाई, इसमें सारी टर्मिनोलॉजी को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपके लिए कि एनसीआर लिखा हुआ है तो एन फॉर टोटल ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट होने चाहिए। एन फॉर टोटल ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट कैसे होने चाहिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सी मतलब क्या कर रहे हो आप, सिलेक्शन। सी मतलब क्या कर रहे हो, सिलेक्शन। आर मतलब नंबर ऑफ सिलेक्टेड, कितने सिलेक्ट हुए हैं, है ना, नंबर ऑफ सिलेक्शन, कितने सिलेक्शन हुए हैं, कितने सिलेक्शन हुए हैं, आर सिलेक्शन हुआ है। क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं सर। सही है, इसको आप लिख लिए अच्छे तरीके से, कोई समस्या आपको नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर, क्लियर हो यहाँ तक। हाँ सर, देख लो भाई यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, कभी मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ मिला, ऐसा पाया गया 5C3, क्या लिखा हुआ है 5C3, इसका मतलब क्या है कि सर आपने सिलेक्शन किया है कितने का, सिलेक्शन ऑफ कितना 3, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ क्या, आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। ये डिफरेंट वर्ड जो है ना वो इंपॉर्टेंट है। सही है, मतलब ऑब्जेक्ट डिफरेंट रहेंगे तभी आप एनसीआर लगा सकते हो, अदरवाइज नहीं। उसका फिर दूसरा वे होता है, उस पर अपन चर्चा करेंगे, ये है ना 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ये जो होता है ना कौन, डिफरेंट वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सही है, डिफरेंट वर्ड जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 5C3 का मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आपने कितने का सिलेक्शन किया, 3 का, और कितने में से, 5 में से, 5 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में से। सही है, कभी ऐसा लिखा हुआ है, सुन लो मेरी बात, कभी ऐसा लिखा हुआ है कैसा 8C3, इसका मतलब क्या होता है, सिलेक्शन ऑफ क्या 3 आउट ऑफ कितने, 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ क्या 8 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भाई, देख लो। सही है, कोई समस्या यहाँ तक देख लो। सही है, तो इसको रीड कर पाओगे ना, ये सब चीज़ें होती क्या है। जैसे मान लीजिए आपके सामने कभी ऐसा लिखा हुआ 11C5 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है 11C5, तो 11C5 का मतलब क्या होगा सर, सिलेक्शन ऑफ क्या, सिलेक्शन ऑफ कितना 5 आउट ऑफ क्या 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आउट ऑफ क्या 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, यहाँ तक क्लियर हो, समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहे हो। सही है, बार बार मैं आपको एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि चीज़ें आपको ढंग से क्लियर हो जाए। जो क्लास 11 के बच्चे हैं वो तो बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए आपको बोला कि अपने को सिलेक्शन करना है, सिलेक्शन ऑफ क्या 6, सिलेक्शन ऑफ 6 आउट ऑफ 11, आउट ऑफ क्या 11। सही है, कितने का सिलेक्शन करना है, 6 का, आउट ऑफ 11 डिफरेंट, आउट ऑफ क्या 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। सही है, तो क्या आ जाएगा टोटल वेज, टोटल वेज हो जाएगा सर, क्या लिखोगे इसको, टोटल वेज इज इक्वल टू क्या लिखोगे सर 11C6, क्या लिखोगे 11C6, सिलेक्शन ऑफ 6 आउट ऑफ 11 डिफरेंट ऑब्जेक्ट इज रिटन एज कितना 11C6। बात समझ में आ रही है,
क्लियर हो। अब इसको तो जानते ही हो, इसको क्या लिखोगे आप, फैक्टोरियल 11 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 6 और क्या फैक्टोरियल 5, चीज़ों को ब्रेक कर दीजिए, 5 लिखा हुआ है ना। अब यहाँ से आप सोल्व करना जानते हो, सोल्व कर ले आप खुद से, कोई दिक्कत नहीं जाएगा आपको। सही है, सही है, देख लीजिए भैया। जैसे मान लीजिए कि आपसे कभी ऐसा बोला जाए कि यार सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8 और डिफरेंट, 8 के आगे डिफरेंट लिख लेना, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8 डिफरेंट, मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं डिफरेंट नहीं लिखा हूँ। सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 8 क्या लिखोगे इसको लिखेंगे सर 8C3। अब इसको सोल्व कर लीजिए, क्या आंसर आएगा। सही है यहाँ तक, हाँ सर लिख लो भाई, यहाँ तक स्क्रीन पॉज करो, जल्दी से लिखो, मिटा रहा हूँ। सही है, हाँ सर। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है, ये बात आपको बहुत ढंग से समझ में आ रहा होगा। एनसीआर का मतलब क्या होता है सर, सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्या एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, सिलेक्शन ऑफ क्या आर ऑब्जेक्ट फ्रॉम एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, और डिफरेंट इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट रहेंगे ऑब्जेक्ट तभी आप क्या कर पाओगे, है ना, एनसीआर लिख पाओगे, अदरवाइज आप नहीं लिख पाओगे। अगली बात मैं आपको बता दूं, जो क्लास 11th के बच्चे होंगे, बार बार इस चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूं, वो यहाँ से लेक्चर को बिल्कुल नहीं स्टार्ट करेंगे, और आप जाइए प्लेलिस्ट में बाइनोमियल डाला हुआ है पूरा, है ना, बाइनोमियल के शुरू के 3 लेक्चर जिसमें लिखा होगा बेसिक ऑफ बाइनोमियल एंड पीएमसी, उसको स्टार्टिंग के 3 लेक्चर आप पढ़ें, फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, उसके बाद आप यहाँ पे आए। सही है, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सही है यहाँ तक, हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए मेरे ख्याल से, और पीछे की चीज़ों को आप ढंग से देख कर आए तो कोई दिक्कत नहीं जाएगा। सही है, हाँ सर, काफ़ी मज़ेदार चैप्टर है, मज़ा आएगा, चैप्टर में कनेक्टेड रहोगे साथ साथ, तो ठीक है, हाँ सर। चलिए यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है यहाँ तक, हाँ सर। चलिए तो कुछ छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं हम लोग, और पहले फील करने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। सही है, क्लियर हो, मेरी बात समझ में आ रही है। पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल करते हैं, छोटे छोटे एग्जाम्पल के बाद थोड़ा ठीक ठाक क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, और उसके बाद बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी करेंगे, एग्जाम वाले क्वेश्चन भी करेंगे, जैसे पिछले चैप्टर में आपको करवाते आ रहा हूँ। तो स्टार्ट तो अपन 0 से ही करेंगे भैया। सही है, आपको लगे या जो भी लगे कि सर ऐसा बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारा जो प्लानिंग रहता है वो बिल्कुल 0 से रहता है, और 0 से मैं लेकर आपको ऊपर तक जाऊँगा। सही है ना। तो स्टार्टिंग बिल्कुल जो बच्चा पढ़ चुका होगा थोड़ा थोड़ा, है ना, पहले उसको स्टार्टिंग तो बोर लगने वाला है, तो स्टार्टिंग में बिल्कुल 0 से बताऊंगा, जैसे बच्चा पीएमसी के बारे में उसको पहले जानकारी है ही नहीं, उस टाइप से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए जैसे आपसे बोल दिया जाए कि भाई, है ना, क्वेश्चन ऐसे मिलते हैं छोटे छोटे 11th क्लास के बुक में, सिलेक्शन ऑफ 4 ऑब्जेक्ट्स, है ना, सिलेक्शन ऑफ क्या 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम क्या 10 ऑब्जेक्ट्स, फ्रॉम 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। क्या बोल रहे हो, सिलेक्शन ऑफ कितने ऑब्जेक्ट्स, 4 ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम कितने 10 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो टोटल वेज क्या लिखोगे सर, टोटल वेज जो हो जाएगा वो दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10C4, 10C क्या 4, और 10C4 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे यार, 10C4 हो जाएगा सर फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 और क्या फैक्टोरियल 6। सही है, हाँ सर, सोल्व कर लो इसको, 6 तक कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा, ऊपर बच जाएगा सर 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू क्या 10 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 3 इंटू क्या 2। सही है यहाँ तक, सही है, हाँ सर। अच्छा 4 3 जा 12, 2 जा क्या 24, और ये 72 होता है, 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। जैसे मैं आपको बोल दिया, सुन लो भैया, है ना, बिल्कुल टाइम पास क्वेश्चन है, बिल्कुल टाइम पास चल रहा है। ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज, सिलेक्शन ऑफ क्या 4 बॉयज आउट ऑफ कितने बॉयज, आउट ऑफ 9 बॉयज, कितने बॉयज का सिलेक्शन करना है 4 का, कितने में से 9 बॉयज में से, है ना, सिलेक्शन ऑफ 4 बॉयज आउट ऑफ क्या 9 बॉयज। तो क्या आ जाएगा, टोटल वेज जो हो जाएगा वो टोटल वेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9C4, क्या जाएगा 9C4। सही है, 9C4 को क्या लिखोगे सर फैक्टोरियल 9 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल क्या 5। सही है, यहाँ तक देख लो भाई, है ना। अब फैक्टोरियल 5 तक गायब हो जाएगा, क्या बच जाएगा ऊपर बच जाएगा सर 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू क्या 9। ये सब चीज़ों को मैं डील करने के लिए सिखा चुका हूँ, बोला ना शुरू को 3 लेक्चर को जाकर देखो। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू क्या 2 इंटू 1 भी लिख सकते हो, ये 24, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा,
और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 126। सही है, यहाँ तक देख लो भाई, सही है। हाँ चलिए, ये क्रिकेट टीम है, सही क्वेश्चन है ये क्रिकेट टीम है, सही है। ये क्या है, क्रिकेट टीम है ना। हैज 15 प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स हैं, 15 प्लेयर्स, सही है। मतलब एक टीम की घोषणा हुई, कितने खिलाड़ियों की घोषणा हुई, 15 खिलाड़ियों की घोषणा हुई। होता ना टीम की घोषणा की जाती है, देखे नहीं हो, 15 सदस्यीय टीम भेजा गया, सही है। तो ये क्रिकेट टीम है क्या, 15 प्लेयर्स। देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ टीम। एक टीम को सिलेक्ट करना है, इससे टीम कैसे सिलेक्ट करोगे, 11 लोगों का। एक क्रिकेट टीम है 15 प्लेयर्स, देन फाइंड टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ टीम, है ना। पहला क्वेश्चन, नो रिस्ट्रिक्शन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, टीम सीधा बना देना है। सीधा क्या बनाना है, टीम बनाना है, सही है, नो रिस्ट्रिक्शन। 15 में से 11 खिलाड़ियों का टीम, टीम मतलब 15 में से नहीं लिखा हूँ तो 11 का ही टीम बनाइएगा, ऐसा नहीं कि 12 का टीम बना देना है। 15 खिलाड़ी हैं, 15 खिलाड़ियों में से एक टीम बनाना है, ठीक है, जिसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ए पार्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम, ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम। क्या बोला गया है कि एक क्रिकेट टीम है, क्रिकेट टीम में कितने खिलाड़ी हैं भैया, क्रिकेट टीम में सर 15 खिलाड़ियों की घोषणा की गई, ठीक है। तो बोला गया फाइंड द टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ टीम, एक टीम को सिलेक्ट करना है। व्हेन, पहला नो रिस्ट्रिक्शन, दूसरा क्या है, पार्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम, एक पार्टिकुलर प्लेयर हमेशा टीम में हो। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन को बार बार मैं इतना लैंग्वेज नहीं लिखने जाऊंगा क्वेश्चन में, ठीक है, शॉर्ट लैंग्वेज में आपको समझा दिया करूंगा, क्वेश्चन को आप लिख लिया करना, ठीक है। तो पहला था इसलिए मैं इतना लंबा लिखा, बार बार लिखूंगा तो ज़्यादा टाइम पास होगा, ठीक है। चलिए भैया, टोटल प्लेयर कितने हैं भाई, टोटल प्लेयर हैं सर 15, टोटल प्लेयर कितने हैं 15, सही है। और सिलेक्शन कितने का करना है रे, 11 का, टीम तो 11 का ही बनता है ना, सर 11 बोला तो नहीं है, नहीं बोला था क्या, आपके पास सेंस नहीं क्या, क्रिकेट में कितने खिलाड़ी खेलते हैं, हाँ सर 11, चलो ठीक है। टोटल प्लेयर 15 है, सिलेक्शन कितने का करना है, 11 का। जब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं हो, पहला में नो रिस्ट्रिक्शन, पहला में क्या है, नो रिस्ट्रिक्शन, तो नो रिस्ट्रिक्शन तो क्या लिख दोगे, इसको सीधा लिख दूंगा क्या, 15C11, है ना। जब कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 15C11। इसको सोल्व कर ले, जो भी आंसर आ जाए वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सही है यहाँ तक, हाँ सर। दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम, एक पार्टिकुलर प्लेयर है वो टीम में हमेशा रहे, एक पार्टिकुलर प्लेयर है वो टीम में क्या हमेशा रहे। पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम, एक पार्टिकुलर खिलाड़ी टीम में हमेशा रहे। अब समझिए इसको, मान लिया जाए कि इंडियन टीम है ना, 15 खिलाड़ियों की टीम ऑस्ट्रेलिया दौरे पे गई, कहाँ गई, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे, है ना। इंडियन क्रिकेट बोर्ड था जो BCCI 15 लोगों का है ना नाम लिस्ट बनाया और ऑस्ट्रेलिया दौरे पे उनको भेज दिया। अब मैच होना था भाई, मैच हो रहा था, समझ गए। अब मैच हो रहा था तो भाई बोला गया कि भाई ऐसा ठीक है 15 खिलाड़ी आए हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि क्रिकेट टीम में स्टार्ट हो उस दिन कोई 11 को उठा कर भेज दिया जाता होगा, चुना जाता होगा कोई 11 को, ठीक है। तो भाई बोला क्या कि उधर से किसका फ़ोन आया, उधर से मान लो कि दाऊद का फ़ोन आया, है ना, मैच फिक्सिंग करवाने के लिए। बोला चलो भाई, हाँ ठीक है, चलो ऐसा करो कि भाई ऐसा है कि 15 खिलाड़ी हैं, हाँ तो ऐसा है कि भाई कोहली तो टीम में खेलेगा ही खेलेगा, चाहे जो चाहे, कोहली तो कैप्टन है सर, तो क्यों नहीं खेलेगा। चलो कोहली हटाओ, कोई और एग्जाम्पल लेते हैं अपन, है ना। जैसे बोल दिया कि भाई बुमराह टीम में तो खेलेगा ही खेलेगा, हाँ भाई टीम कुछ भी बनाइए, जसप्रीत बुमराह तो खेलेगा ही टीम में, हाँ सर। बोला फोन आया उधर से बॉस का, बॉस क्या बोला, अबे टीम कुछ भी बने, उसमें बुमराह खेलना चाहिए, कोई भी टीम लेकर तू उतर, लेकिन उसमें बुमराह खेलना चाहिए। कोहली बोला कि हाँ भाई ठीक है, खेलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करोगे भाई, कोई भी टीम बनेगा तो सोचो कि बुमराह खेलना चाहिए, तो मैं तो क्या करूँगा, बुमराह को बोलूँगा तू ग्राउंड में चला जा भाई, तू जा, तो ग्राउंड में जा, काहे
तो कोई भी टीम जाएगी उसमें तू रहेगा, समझना फिर से। जो पार्टिकुलर प्लेयर है, एबीसीडी कुछ भी नाम हो, मैं बुमराह यहाँ पे नाम ले रहा हूँ, आप क्या कीजिए उसको ग्राउंड में भेज दीजिए कि भाई तू ग्राउंड में चला जा पहले। क्यों? तेरा तो सिलेक्शन है, बॉस का फोन आया भाई, बॉस बोला कि ये खिलाड़ी तो खेलेगा ही खेलेगा। हाँ भाई, तो खिलाड़ी क्या क्या ग्राउंड में जाकर खड़ा हो गया। क्यों? मैं तो बॉस वाला आदमी हूँ, है ना, मुझे तो कोई हटा ही नहीं सकता टीम से। सलाह मैच मुझे खेलने आए ना खेलने आए, है ना, मैं तो टीम में खेलूंगा ही खेलूंगा। हाँ सर, तो पहुंच गया ग्राउंड में। अब कैप्टन इधर से कितने खिलाड़ियों को लेके जाएगा खुद मिलाकर? कैप्टन भी 10 लोगों को। क्यों? ऑलरेडी एक तो वहाँ है ना। हाँ सर, तो आप सुन लीजिए, अब जो होगा ये पार्टिकुलर प्लेयर ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम। अब जो होगा पार्टिकुलर प्लेयर तो चल दिया ग्राउंड में, तो कितने बच गए? 14। और 14 में से कितने लोग को चुन के भेजोगे? 10 लोगों को। मेरी बात समझ में आ रही है? समझ आ रहा है? अरे 15 लोग थे, 15 में एक चला गया ग्राउंड पे, कितने बच गए? 14। 14 में से कितने लोग को चुनोगे? सर 10 लोग को, एक तो है ना वहाँ पे। हाँ सर, क्या लिखोगे? सर देयर टोटल वेज इज इक्वल्स टू 15 - 1, इतना बच गए लोग। हाँ सर, ठीक है। और सी क्या 11 में से एक चला गया है, ठीक है, ग्राउंड में पहले ही, यानी क्या आ जाएगा 14C 10, सीधा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सही है, तो यही आंसर हो जाएगा। 14C क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। उसको सोल्व कर लीजिए आप, वही आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। लिख लीजिए क्वेश्चन अच्छे तरीके से, जल्दी लिखो। सही है, मिटा रहा हूँ भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर। तो यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ सर, चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप के, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सही है। हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं है सर, ठीक है। हाँ सर, देख लो भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो अच्छे तरीके से देख लो। नहीं समझ में आया है दोबारा रोक कर देख लीजिए, चीज़ों को समझ लीजिए, है ना। ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, ठीक है। हाँ सर, ठीक है यहाँ तक। हाँ सर, देख लो भैया, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन को। टोटल प्लेयर थे टीम में, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ। टोटल प्लेयर कितने थे? 16। टोटल प्लेयर कितने थे? 16, सही है। और फाइंड द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ अ टीम इन हाउ मेनी वेज, ऐसे लिखो, in how many ways a team can be selected, कितने तरीके से टीम को सिलेक्ट किया जा सकता है। टोटल प्लेयर कितने हैं? 16। कितने हैं? 16। इन हाउ मेनी वेज ए टीम कैन बी सिलेक्टेड इन विच, सही है, सही है, इन विच पहला क्वेश्चन, two particular players is always in team, is always included in team, is always included in team। दो खास खिलाड़ी हैं, वो टीम में हमेशा रहें ही रहें। क्लियर हो? हाँ सर, सही है। सेकंड क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, उसके बाद आपके साथ बात कर रहा हूँ, आप भी क्वेश्चन लिख रहे मेरे साथ। two particular player, सही है, two particular players never be included in team, सही है, टीम। क्लियर हो? हाँ सर। तीसरा नंबर लिखिए, थर्ड नंबर ये है, ए पार्टिकुलर प्लेयर is always in team, is always a particular player is always in team and a particular player
not included in team and a particular player not included in team। सही है, देख लो भाई, ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन ये है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूं आपको। टोटल प्लेयर्स कितने थे? 16। बोला गया इन हाउ मेनी वेज ए टीम कैन बी सिलेक्टेड, कितने तरीके से एक टीम को सिलेक्ट कर सकते हो। इन विच, जिनको नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन या नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ वो देख लें। इन विच 2 पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम। टोटल 16 प्लेयर थे, उसमें बोला गया बताओ टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन यह है कि 2 पार्टिकुलर खिलाड़ी हमेशा टीम में रहें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 पार्टिकुलर प्लेयर नेवर बी इंक्लूडेड इन टीम। सेकंड क्वेश्चन यह है कि 2 पार्टिकुलर प्लेयर टीम में ना खेलें। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि एक पार्टिकुलर प्लेयर तो टीम में हो लेकिन एक और पार्टिकुलर प्लेयर है वो टीम में ना हो। ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इन टीम एंड ए पार्टिकुलर प्लेयर नॉट इंक्लूडेड इन टीम। एक खास खिलाड़ी टीम में रहे और एक खास खिलाड़ी टीम में ना रहे। सही है? हाँ सर, चलिए ध्यान देंगे, चलिए ध्यान देना। टोटल प्लेयर्स कितने हैं भाई? टोटल प्लेयर्स तो 16 है सर। सही है, कितने हैं? 16 है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है 2 पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम। 2 पार्टिकुलर प्लेयर सही है, इज ऑलवेज इन टीम। 2 पार्टिकुलर प्लेयर हमेशा टीम में हो, 2 पार्टिकुलर प्लेयर हमेशा टीम में हो, तो टोटल वेज इसका क्या होगा? इसका टोटल वेज हो जाएगा, टोटल वेज इज इक्वल टू, ध्यान देना भैया, 2 खास खिलाड़ी टीम में हो, 2 खास खिलाड़ी टीम में हो। अब सुन लो, जो 2 खास खिलाड़ी टीम में होंगे उनको क्या करोगे? ग्राउंड में पाले भाई, तो तू चला जा भाई, ए बी नाम का कोई भी खिलाड़ी है, ए बी चला जा तू टीम में, ग्राउंड में। क्यों? कोई भी टीम बने तुम्हारा सिलेक्शन तो होगा ही होगा। अरे भाई रोहित शर्मा और कोहली तो खेलेंगे ही खेलेंगे, रोहित शर्मा और कोहली चले गए तो कोच इधर से कितने लोगों को भेजेगा? 9 लोगों को। सही है, तो टोटल बेच क्या हो जाएगा? टोटल 16 था, 16 में तो 2 चले जाएंगे ग्राउंड में ऑलरेडी। हाँ सर, सी। सही है, अब 2 ग्राउंड में जाकर बैठे हैं तो इधर से कितने लोग? 11 लोग को भेजोगे? 9 लोग को सर, 9 लोग को 11 क्यों भेजोगे यार? 11 इधर से भेजोगे, 2 वहां बैठे हैं, 13 खिलाड़ी खिलाओगे क्या? नहीं ना, इधर से 9 लोग को भेजेंगे, यानी 11 माइनस क्या 2, यानी कितना जाएगा? 14C कितना? 9। सोल्व कर लीजिए इसको, जो आंसर आ जाए। ठीक है, 14C क्या? 9। क्लियर हो? सही है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 2 पार्टिकुलर प्लेयर इज नेवर बी इंक्लूडेड इन टीम। 2 पार्टिकुलर प्लेयर नेवर बी इंक्लूडेड इन टीम। सेकंड क्वेश्चन ये है, नेवर बी इंक्लूडेड इन टीम। सेकंड क्वेश्चन ये है कि 2 पार्टिकुलर प्लेयर हमेशा टीम में ना हो, ऊपर वाले में तो हो, तो जो ना हो 16 लोगों की टीम बैठी है, तो बोला गया है कि 2 खास खिलाड़ी हैं, कोई भी घटिया खिलाड़ी सोच लो, है ना, वो दोनों टीम में ना हो, तो वो दोनों को क्या करेगा? कोच भगा देगा, तुम लोग भाग भाई जाओ, रूम में जाकर बैठ जा। क्यों? कोई भी टीम उतरेगी उस दोनों टीम में, तुम लोग दोनों नहीं जाओगे, तुम लोग दोनों बस इसलिए बने हो किस लिए? पानी ढोने के लिए, है ना। तो पानी ढोएगा, खिलाड़ी का बैट पैड ढोएगा भाई, तुम लोग दोनों खेलेगा नहीं। समझ में आया? हाँ, तुम लोग दोनों टीम में खेलेगा नहीं। ठीक है, तो लोग बेंच में कितने लोग दिखाई दिए? 16, लेकिन कोच का ध्यान कितने लोगों तक जाएगा? 14 में से कितने लोग को चुनोगे? 11 लोग को। समझ में आ रहा है भाई? वो 2 को नहीं खिलाना, उनको ग्राउंड में थोड़ी भेज रहे हो यार, उनको तो भगा दिए ना। सही है? हाँ सर, तो कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2, ये दोनों भाग गए। सी, सिलेक्शन 11 का होगा यहाँ पे, ये बात ध्यान रहे, है ना, यहाँ 9 का नहीं। सही है, तो ये क्या जाएगा? 14C 11। सोल्व कर ले इसको, जो भी आंसर आ जाए। ठीक है? हाँ सर। थर्ड नंबर, यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर, देख लीजिए भैया। थर्ड क्या है? ए पार्टिकुलर प्लेयर इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम एंड ए पार्टिकुलर प्लेयर नॉट ऑलवेज इंक्लूडेड इन टीम। एक खास खिलाड़ी टीम में हो और एक खास खिलाड़ी टीम में नहीं हो, तो ये दोनों क्वेश्चन को मिला करे वो। हाँ सर, सुन लो भैया। तो थर्ड का टोटल वेज, ध्यान देना, मैं सीधा आंसर लिख रहा हूँ। टोटल वेज, एक पार्टिकुलर खिलाड़ी जो टीम में हो उसको जाओ ग्राउंड में भेज दो। सही है, और एक को जिसको नहीं खिलाना उसको भगा दो वहां से। तो कितने लोग हो गए? 16 माइनस 2 बच गए ना। अरे जिसको खिलाना है उसको क्या बोलो? तू ग्राउंड में जा,
कितने बच गए 15। जिसको नहीं खिलाना है तू जा भाई पानी वानी तैयार कर, तेरे को पानी वानी लेके जाना होगा। तो कितने बच गए 14। अब 14 में से कितने लोग को भेजोगे इधर से ग्राउंड में? 11 या 10 को? सोचो 10 को, क्यों? ऑलरेडी ये ग्राउंड में है, ठीक है। तो 14C क्या लिख दोगे सर? 11 - 1, सही है, यानी 14C क्या 10। देखिए यहाँ तक, देखिए भैया यहाँ तक, तो आंसर क्या आ जाएगा 14C 10। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर लिख लीजिए यहाँ तक आराम से, ठीक है। मैं मिटा रहा हूँ भाई, लिख लिया आराम से, स्क्रीन पॉज कीजिए, जल्दी से लिखिए, ठीक है। हाँ सर हो गया भैया, मिटा रहा हूँ, ठीक है। हाँ सर यहाँ तक कोई समस्या नहीं है सर, चलिए। ठीक है। हाँ तो किताब वाले क्या करते हैं, जैसे किताबी भाषा में आपको बताता हूं, किताब वाले बच्चों को फार्मूला लिखवा देते हैं, सही है, कि बच्चा ये फार्मूला लगा, इंक्लूडेड, ऑलवेज इंक्लूडेड और ऑलवेज नेवर इंक्लूडेड में काम देगा। फार्मूला आप खुद से आप बना सकते हो, आप सोचना जो चीज़ पढ़े हो उसी के बारे में सोचना, और मैं भी आपको फार्मूला तैयार करवाता हूँ, लेकिन मैं आपको बोलूँगा आप याद नहीं रखोगे, ठीक है, सही है, वो तो आप खुद से बनाए हो, सही है। हाँ सर यहाँ तो कोई समस्या नहीं है सर। जैसे देखो किताब वाले फार्मूला क्या बनवाते हैं, ध्यान देना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन समझ के उसको कर लेंगे। किताब वाले ये बोलते हैं कि टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स n है भाई, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं n है ना, और ये डिफरेंट है, ये क्या है डिफरेंट है। खास बात ये है कि ये सब क्या है डिफरेंट है, ठीक है सर। टोटल ऑब्जेक्ट कितने हैं n। सिलेक्शन कितने का करना है रे भाई, r का। सिलेक्शन कितने का करना है r, पहला नंबर, पहला नंबर, सही है, फर्स्ट नंबर, ठीक है। कि ये पार्टिकुलर सॉरी सिलेक्शन आर का करना है, तो ये क्या है कि p पार्टिकुलर प्लेयर, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है ना, ऑलवेज सिलेक्टेड, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स ऑलवेज सिलेक्टेड। क्या बोला गया है कि n में से r को तो आपको क्या करना है सिलेक्ट करना है, जिसमें कंडीशन ये है कि p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स हमेशा क्या हो सिलेक्ट हो। p की वैल्यू r और n से क्या है छोटा है, और r n से छोटा है, ठीक है। कंडीशन जो छोटे वाले रहेंगे वो अप्लाई रहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया है कि n में से r को चुनना है सर, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में कितने चुनना है r को चुनना है, जिसमें p पार्टिकुलर हमेशा क्या हो सिलेक्ट हो, p पार्टिकुलर हमेशा क्या हो सिलेक्ट हो। तो टोटल वेज क्या लिखोगे इसके लिए, सोच के देखो, टोटल वेज हो जाएगा, सही है यहाँ तक। हाँ सर सही है। n में से कितने लोग हटा दोगे p, ये p को कहाँ भेजोगे, बाहर या ग्राउंड में, है ना। प्लेयर टाइप समझो, प्लेयर ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या समझो प्लेयर, इनको ग्राउंड भेज देगा ना, ये हमेशा हो, और कितना, तो इधर से कितने लोग को भेजोगे r - p लोग को, सही है। हाँ सर दूसरा सेकंड नंबर, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर बी सिलेक्टेड, नेवर बी सिलेक्टेड। क्या बोला गया है कि p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स कभी सिलेक्ट हो ही नहीं, p पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स नेवर बी सिलेक्टेड। तो इसके लिए क्या करोगे, टोटल बेज क्या हो जाएगा इसके लिए, इसके लिए टोटल बेज हो जाएगा, सुन लो, तो n में से कितने लोग को हटाना है p लोग को, तो n - p। c क्या ये p को ग्राउंड पे भेजोगे, भगा दोगे बाहर, सर बाहर भगा देंगे, और कितने लोग को यहाँ पे चुनोगे r लोग को, सही है। तो किताब वाले ऐसा फार्मूला बनवाते हैं बच्चों को, ठीक है। तो आपको मैं याद करने नहीं बोलूँगा, सही है। हाँ सर बस आपको ध्यान रखना है करना कैसे है चीज़ों को, सही है। यहाँ तक लिख लीजिए, कोई दिक्कत आपको नहीं जाना चाहिए, सही है। हाँ सर लिख लो अच्छे तरीके से भैया, क्लियर, सही है। हाँ मिटा रहा हूँ भाई।